आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक ऐसा चैप्टर जो कि निहायत ही आसान है। मुझे तो बहुत आसान लगता है और अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको और आसान लगेगा। ठीक है? पर जो चीज़ आसान होती है ना वहाँ पर सिली मिस्टेक्स करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आप सिली मिस्टेक्स ना करो। इसका सवाल आएगा तो बहुत ही आसान सा आएगा बट वही है मार्क्स इंश्योर कर लो तुम। ठीक है? तो ये वीडियो को छोटा ही रखेंगे, इस वन शॉट को छोटा ही रखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। एनसीईआरटी, थ्योरी, डेरिवेशन वगैरह तो इसमें है नहीं। हर चीज़ यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। अ स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए। ऐसे वीडियोस आपको यहीं पर मिलने वाले हैं और हम यहाँ पर पूरी फिजिक्स आपके लिए कवर कर रहे हैं, केमिस्ट्री कवर करेंगे इसके बाद और कोशिश करेंगे कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हर एक चीज़ मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ यहाँ पर। आपने पिछले 4 वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने लास्ट वाला जो मेरा मैग्नेटिज्म वाला वीडियो है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसको ज़रूर देख करना और उसमें मैंने बहुत सारी डेरिवेशंस कवर करी हैं, बहुत डिटेल में करी हैं, ठीक है? डेरिवेशंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल हर चीज़ वहाँ पर कवर करी गई है, राइट? स्टार्ट करते हैं। तो देखो अभी हम लोग बात करना चालू करते हैं तो अभी तो वो बातें करेंगे जो तुम्हें पहले से पता है ठीक है मतलब तुम्हें चुंबक तो देखी है ना तुमने बस वही सब बातें करने वाले हैं तो देखो होता क्या है चुंबक होती है मैग्नेट होता है मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको मैग्नेटिज्म बोलते हैं वो प्रॉपर्टी क्या होती है भैया सामने अगर आयरन कोबाल्ट या कुछ ऐसा मटेरियल है वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है ठीक है इसी प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं इसके बाद आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो नेचुरल मैग्नेट्स की तरह नहीं होते नेचुरल मैग्नेट्स की तरह मतलब एक्ट करते हैं तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होते हैं वो हम लोग खुद से बना पाते हैं इसलिए हम उसको आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं कुछ नेचुरल मैग्नेट्स होंगे कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होंगे जैसे ये यू शेप्ड मैग्नेट ले लो ये बार शेप्ड ले लो ये रिंग शेप्ड ले लो ये हॉर्सशू शेप्ड ले लो तो ये सब क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में आएंगे इसके साथ में मैग्नेट्स की क्या-क्या होती है मैग्नेट्स में कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है आयरन कोबाल्ट ऐसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है आपने देखा भी होगा चुंबक होती है भाई अट्रैक्ट कर लेती है आयरन को है ना सिंपल सी चीज है कुछ ज्यादा खास नहीं है एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है आप एक बार मैग्नेट ले लो या आप एक मैग्नेट ले लो ठीक है और अगर आप उसको आपने ऐसे करके सस्पेंड कर दिया और आपने उसको पिवट पे सस्पेंड करके फ्रीली छोड़ दिया एक बार अगर आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये एक ही दिशा में खुद को अलाइन कर लेते हैं वो कौन सी दिशा होती है भैया वो जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ होता है अर्थ का उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस वजह से हम इसको कंपास की तरह भी यूज कर रहे होते हैं ठीक है बाकी यहाँ पर देखो हर एक मैग्नेट के अंदर कुछ पोल्स होते हैं जैसे ये नॉर्थ पोल होता है ये साउथ पोल होता है ठीक है अगर मान लो नॉर्थ पोल यानी लाइक पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे या साउथ पोल एक तरह दूसरे के पास आएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे दूसरे से दूर भागेंगे वो चार्जेस वाला सिस्टम है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं जैसे वैसे यहाँ पे लाइक पोल्स रिपेल करेंगे और अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ये प्रॉपर्टी आपको वैसे भी समझ आती है इसके साथ में मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में रहने वाले हैं ये चीज आपको हो सकता है ना पता हो एग्जाम्पल के लिए समझो ये नॉर्थ और साउथ वाला हमका ये नॉर्थ है साउथ है ये हमारा मैग्नेट है मैं इसको बीच से काट दूंगा मैं इसको बीच से काट दूंगा तो एक मैग्नेट में खाली नॉर्थ नहीं रह जाएगा एक मैग्नेट में ऐसा नहीं होगा खाली साउथ रह गया एक मैग्नेट में नॉर्थ रह गया होगा क्या कि दोनों में नॉर्थ साउथ अब डेवलप हो जाएंगे तो ये पोल्स अपने आप डेवलप हो जाते हैं और ये पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं कभी भी नॉर्थ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा साउथ है तो नॉर्थ भी होगा ये पेयर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा इनकी एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन अगर आसपास इनके कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हो तो ये उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं और वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करना चालू कर देता है इसी फिनोमेना के बेसिस पर तो हम नेचुरल मैग्नेट्स प्रिपेयर करते हैं अभी हमने सीखा था ठीक है अच्छा अब कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे होंगे जैसे पहली डेफिनेशन क्या है जैसे एक मैग्नेट है तो मैग्नेट अपने अराउंड आपने देखा जैसे मैंने इसके अराउंड अगर मैंने एक आयरन रख दिया तो इसको आयरन को इसने अट्रैक्ट कर लिया तो अट्रैक्ट करा होगा यानी इसने अपनी तरफ खींचा होगा तो अपने अराउंड ये कोई ऐसी फील्ड बना रहा होगा ना जिसकी वजह से ये काम हो पा रहा है तो यस मैग्नेट जो होता है वो अपने अराउंड एक फील्ड बनाता है जिसके इन्फ्लुएंस में चीजें इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं ठीक है भैया फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भैया ठीक है फिर एक मैग्नेटिक पोल्स आते हैं अब देखो होता क्या है देखो एक मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है अगर डेफिनेशन वाइज चला जाए तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड होती है ठीक है अच्छा अब एक बात समझना यहाँ पर हम धीरे धीरे 2-3 टर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहला अभी हम टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि होगा पोल स्ट्रेंथ अभी करते हैं पोल स्ट्रेंथ ठीक है अब इसका डिस्कशन करते हैं तो वो क्या पोल स्ट्रेंथ हमको क्या बताएगा कि भैया नॉर्थ पोल और साउथ पोल का हम एक
चीज डिफाइन करेंगे पोल स्ट्रेंथ टाइप की, जो कि इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो आपका था उससे कनेक्ट कर देता है। अभी समझते हैं इस चीज को, ठीक है। बाकी देखो एक मैग्नेटिक एक्सिस आ जाता है, एक टर्म है मैग्नेटिक एक्सिस आ जाता है। मान लो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से एक एक्सिस पास करा दो, उसको मैग्नेटिक एक्सिस बोल दिया। एक चीज होती है मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर का मतलब क्या है भैया, देखो नॉर्थ और साउथ से एक आपने लाइन पास करी तो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने अभी बोला था मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। अब मैग्नेटिक इक्वेटर क्या हो जाता है, इसी के परपेंडिकुलर आप लाइन पास करा दो तो उसको मैग्नेटिक इक्वेटर बोल देते हैं। ये देखो ये मैग्नेटिक इक्वेटर, ये मैग्नेटिक एक्सिस, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब एक चीज आती है मैग्नेटिक लेंथ। अब देखो होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, पोल्स डेवलप हो जाते हैं मैग्नेट के अंदर। अब दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। अब आप कहोगे मैग्नेटिक लेंथ क्या स्पेशल है, जितना लंबा बार मैग्नेट है उतना ही तो मैग्नेटिक लेंथ होगी, ऐसा नहीं होता है। मैग्नेटिक लेंथ जो होती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से, यानी जो इसकी एक्चुअल लेंथ है उससे थोड़ा छोटी होती है, ठीक है। ये पोल्स थोड़े से साइड साइड से अंदर होते हैं। तो कितनी छोटी होती है, अगर हम इसको कैलकुलेशन में समझे तो, अगर मान लो ज्योमेट्रिकल लेंथ LG से मैं दे रहा हूं, तो अगर मैं इसको 5/6 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मैग्नेटिक लेंथ मिल जाती है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला रहता है, अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप ये लिख सकते हो, लगभग लगभग कह सकते हो, लगभग लगभग इस तरीके की दिख रही होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, आ गई जी हाँ बिल्कुल। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं, होता क्या है, होता क्या है समझना, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। होता क्या है देखो, जैसे मैग्नेट के अंदर क्या होता है, पोल्स होते हैं, ठीक है। तो पोल्स क्या चीज होती है, पोल्स क्या चीज होती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड होती है। जी हाँ बिल्कुल। अब एक बात समझो बेटा, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैंने कहा ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा यहाँ पर एक पोल है, मान लो कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा पोल है, ठीक है। तो भैया ये क्या चीज है, ये तो चार्ज हो गया, चार्ज जैसा दिख रहा है, चार्ज नहीं है ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। और ये जो पोल स्ट्रेंथ होती है ना, ये चार्ज के इक्विवेलेंट ही काम करती है, ठीक है। तो अब आप आगे सारी की सारी चीजें देखोगे कि जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ रहे थे वैसे ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब वो कैसे, आओ समझते हैं। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे हमने कूलॉम लॉ दिया था, कूलॉम लॉ ने क्या बोला था कि भाई अगर दो चार्जेस रखे हुए हैं तो दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स की बात करी जाएगी तो वो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस के। फिर हमने के की वैल्यू लगाई, यानी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया 1/4 तो हमने कूलम फोर्स लिख दिया। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात होती है, तो अगर मान लो दो पोल्स की बात की जाएगी, जैसे QM1 एक पोल है, QM2 एक पोल है, और QM1 QM2 क्या है, उसकी पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फोर्स की बात होगी, 1/4 हम वहां लिखते थे, उसकी जगह हम लिखेंगे μ0/4 यहाँ पे। μ0/4 की वैल्यू की क्या वैल्यू होती है इसकी, 10⁻⁷, ठीक है। और चार्ज की जगह हम यहाँ पे Q1 QM2 लिखेंगे, यानी पोल स्ट्रेंथ लिखेंगे, और डिस्टेंस r²। अब यहाँ पर आप देखो पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका रिवाइज करा दूंगा यहीं पर, ठीक है, जल्दी जल्दी फॉर्मूलाज, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक चीज आएगी मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या चीज है भैया, देखो होता क्या है कि एक डाइपोल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, एक पॉजिटिव चार्ज रखा होता था, एक नेगेटिव चार्ज रखा होता था, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते थे, है ना। यहाँ पर क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स, भाई चार्ज की जगह मैग्नेटिक पोल्स आया है, बस कुछ नहीं फर्क आया। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नेटिक पोल्स जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसको हमने क्या बोल दिया, मैग्नेटिक डायपोल बोल दिया। बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल हम कैसे देते हैं, स्मॉल m से देते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, ये पोल स्ट्रेंथ, ये चार्ज का ही तो काम कर रहा है पोल स्ट्रेंथ, तो QM इंटू 2L, यानी 2L इसके बीच में जो डिस्टेंस था वो उस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। इसकी डायरेक्शन में आपसे पूछ लूं तो आप कहोगे इसकी डायरेक्शन क्या होती है भैया, तो इसकी डायरेक्शन आप कहोगे साउथ से नॉर्थ होती है। इजी, कुछ इसमें टफ नहीं है, जैसे वहां माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती थी, यहाँ साउथ से नॉर्थ होती है। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज का काम जो है ना, प्लस चार्ज का काम वो नॉर्थ पोल कर रहा है, माइनस चार्ज का काम साउथ पोल कर रहा है, ऐसी चल रही चीजें यहाँ पे, है ना। अब जैसे और मैं अगर आपको चीजें दिखाऊं, एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे अगर मैंने मान लिया कि एक बार मैग्नेट है, ठीक है। तो एक बार मैग्नेट है, वो क्या चीज है भैया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कुछ डिस्टेंस में रखे हुए डायपोल ही है, मैग्नेटिक डायपोल ही है एक तरीके का, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल है तो वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात होगी।
अभी तो हमने देखा था ये m की वैल्यू क्या थी, qm इंटू 2l, जो हमने अभी पढ़ा था ना। ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह तो काम कर रहा है बार मैग्नेट भी। बार मैग्नेट भी क्या कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर बार मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन पर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लूंगा, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे यार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल पोजीशन पे लिखते थे वैसे ही इस पे लिख देंगे। वहां पर हम यहाँ पर P लिखते थे, याद करो, डायपोल मोमेंट लिखते थे। यहाँ पर हम मैग्नेटिक मोमेंट लिख रहे हैं। यहाँ पे बाकी सारी चीजें सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख रहे हैं। तो हम लोग ये एक्सियल का फॉर्मूला ये डालते हैं। और ऐसे अगर मैं इक्वेटोरियल का आपसे फॉर्मूला पूछ लूंगा, तो इक्वेटोरियल का फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से देते हैं। इक्वेटोरियल मतलब ये आपका बार मैग्नेट है, और इसके अगर लाइन में मैं पॉइंट पूछूंगा तो एक्सियल है, और इसके परपेंडिकुलर पूछूंगा तो इक्वेटोरियल है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला इस तरीके से आप निकाल देते हो। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये आपका डिस्टेंस है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। ये माइनस चार्ज क्यों लगा हुआ है? माइनस क्यों लगा हुआ है यहाँ पे? माइनस चार्ज नहीं, माइनस क्यों लगा हुआ है? माइनस इसलिए लगा हुआ है बेटा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल की वो देखोगे, डायरेक्शन देखोगे, तो वो किस तरफ होगी? तो आप कहोगे भैया वो डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखोगे, तो वो किस तरफ है? वो देखो किस तरफ है, ऑपोजिट है, साउथ टू नॉर्थ के। तो इस वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ पर माइनस आपका आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। तो ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया, वो आपका एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो देखो अगर मान लो मैं एक बार मैग्नेट ले लूं, तो बार मैग्नेट क्या है, वापस से बता रहा हूँ, डायपोल ही तो है। पोल स्ट्रेंथ का मल्टीप्लीकेशन ही तो है, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है दोनों पोल्स। ठीक है, तो हम डायरेक्टली डायपोल की जगह, जैसे हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में हम क्या करते थे, हम टॉर्क देते थे। कैसे टॉर्क देते थे? पहले हम फोर्स देते थे। फोर्स कितना लग रहा होता था वहां पे? फोर्स लगता था Q इंटू ई। यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? पोल स्ट्रेंथ इंटू बी। वही है सेम, बस हमने चार्ज की जगह QM यूज करना है, पोल स्ट्रेंथ यूज करना है, डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट यूज करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करना है। ठीक है, तो टॉर्क हम कैसे देंगे? mb sin थीटा, वहां कैसे देते थे? QE sin थीटा। यहाँ पर टॉर्क m क्रॉस b हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके स्पेशल केसेस बन जाते थे। अगर थीटा का वैल्यू 0 है, साइन थीटा 0, तो टॉर्क 0 हो गया, टॉर्क मिनिमम हो गया। थीटा जब 90 होता था तो टॉर्क मैक्सिमम होता था। ठीक है, इसी तरीके से मैं हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी निकल कर आ जाती थी। पोटेंशियल एनर्जी का जैसे वहां क्या फॉर्मूला होता था, QE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर माइनस एम बी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 आ जाएगा। तो वही सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो गया उसका, कुछ भी फर्क नहीं है, वही सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी डायपोल मोमेंट की कब मैक्सिमम होगी? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, तो पॉजिटिव में आ जाएगी। तो यहाँ पर वो आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। और मिनिमम कब होगी? जब ये 90 डिग्री हो गए तो 0 हो जाएगी, खत्म। तब उसमें इस केस में तो 0 हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको समझाया कि चलो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या चीज है, डायपोल मोमेंट की तरह है वो। डायपोल मोमेंट की तरह है का मतलब कि भैया डायपोल मोमेंट होने की मतलब हो गया कि जो चार्ज इनटू सम डिस्टेंस होता था, डायपोल मोमेंट। अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू सम डिस्टेंस, राइट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, वो बड़ी बढ़िया चीज है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी मैंने आपको बताया, बार मैग्नेट का मैंने आपको समझाया, क्योंकि बार मैग्नेटिक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल स्ट्रेंथ वाले जो QM और QM है, वो हम कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो वो तो एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है, राइट। लेकिन एक चीज और मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है, वो है करंट लूप। ठीक है, वो हम यहाँ पर समझते हैं कैसे। देखो होता क्या है कि अगर हम लोग अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं राइट हैंड की करंट लूप के, और हम लोग अपने थंब का डायरेक्शन देते हैं, तो वो हमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी देता है। कहीं ना कहीं देखो, अगर मान लो मैंने कहा कि इस दिशा में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम इस तरीके से उंगली कर्ल कर लें, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिलती है, पर साथ में हमें मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी मिलती है। और ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। कैसे करता है समझना। मैंने आपको ध्यान दिलाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर मान लो एक लूप है, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, वो इस तरीके से उस पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आपको कुछ याद आ रहा है कि अगर मान लो कोई लूप है जिसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर क्या होता था, वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता था। और अगर कोई लूप है जिसमें करंट
क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो याद करो बाबू, वो साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगता था। याद आया? इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करता है। इसका भी एक डायपोल मोमेंट निकलता है। क्या निकलता है? आई इंटू ए। याद करो, बीना से हमने निकाला था, बीना से। बीना में आई इंटू ए मैंने आपको बताया था, ये होता था। ठीक है, तो हम सॉरी, आई इंटू ए भी और एन आई इंटू ए, मतलब एन से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एम क्रॉस बी भी हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। याद करो, लास्ट टाइम हमने बताया था। बट अगर आपको वहां नहीं पता चला, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ समझ लो। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज आई इंटू एरिया वेक्टर। अब चूंकि ये वेक्टर क्यों है? क्योंकि देखो, ये जो एक लूप है, इसके इसके परपेंडिकुलर एक एरिया वेक्टर जा रहा है। एरिया चूंकि वेक्टर में है, तो इसीलिए यहाँ पर एम भी किस में आया है? वेक्टर में आया है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके अगर मैं आपसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की आपसे मैं यूनिट पूछ लूं, तो अभी मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, आई इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ से आई क्या है, यूनिट क्या है? एम्पियर, और ए की क्या है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर आप यहाँ से यूनिट को लिख सकते हो डायपोल मोमेंट की। ठीक है, ठीक है जी, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में अब जल्दी से एक दो चीजों की बात कर लेते हैं। पहले हम लोग फील्ड लाइंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो a magnetic field line of a force may be defined as the curve with the tangent to which at any point given the direction 90। ठीक है, कुछ नहीं भाई, तुमको ये चीज पता है। ठीक है, तुमको ये चीज पता है, याद करो, याद करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? फटाफट से बता देता हूँ। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, ये फील्ड लाइंस में किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दोगे, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है थोड़ी थिक ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जैसे अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो। वैसे भी पोल्स पे तो हम लोग वैसे भी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। बस यही आपकी फील्ड लाइंस होती हैं, यही फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ये चीज भी होती है ना। ये फटाफट से 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप खुद से पढ़ लेना एक बार। क्लोज्ड कर्व्स होते हैं ये, साउथ पोल में खत्म होते हैं, नॉर्थ पोल से शुरू होते हैं। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वरना दो डायरेक्शन हो जाएंगी। क्योंकि आप खुद सोचो ना, मैं यहाँ से टेंजेंट खींच रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, अगर मान लो किसी ने क्रॉस कर दिया, तो यहाँ से मैं दो टेंजेंट खींच सकता हूँ, तो एक जगह पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इस वजह से कभी क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बाकी वो सरफेस के, मैग्नेट के सरफेस के नॉर्मली चलती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैक्सिमम होती है पोल्स में। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पोल्स में होनी भी चाहिए, क्योंकि पोल्स में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। राइट, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, होता क्या है कि हमने पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में एक चीज हमने पढ़ी थी, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या था? बेसिकली एक रॉड टाइप की थी, लंबी सी। ठीक है, जिसका डायामीटर बहुत छोटा था एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ, और उसके अराउंड हमने एक करंट कैरिंग वायर इस तरीके से लपेट रखा था। ठीक है, तो जो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बार मैग्नेट की तरह काम कर सकता है। कैसे कर सकता है, खुद ही समझ लो। मैंने कहा देखो, ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, समझना, ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, इसमें इस तरीके से पूरा सिस्टम लपेट रखा है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैरिंग वायर यहाँ पे लपेटा हुआ है। अब यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर आप समझो, अगर मान लो करंट ऐसे निकल रहा है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, इमेजिन करना सब। ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो अब इस वाले पार्ट में मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ, तो मुझे एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पर जो लूप है, जो जो यहाँ पर लूप है, वो कैसा बना होगा, वो कैसा बना होगा, वो कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है, और यहाँ पर लूप कैसा बना होगा, यहाँ पर लूप ऐसा बना होगा। अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो, ये मेरी आंख है, अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो, समझ गए? यानी यहाँ पर लूप ऐसा है, यहाँ पर लूप में करंट ऐसा है। ठीक है, अब ये देखो, ये कैसा लूप है, ये कैसा लूप है, ये कैसा लूप है, ये नॉर्थ पोल टाइप का लूप है। ठीक है, और ये कैसा लूप है, ये कैसा लूप है, ये साउथ पोल टाइप का लूप है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो, चूंकि यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाता है। अभी मैंने पिछले में थोड़ी देर पहले समझाया था। और चूंकि यहाँ पर करंट साउथ पोल के साउथ सॉरी यहाँ पे करंट
क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये एक साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगता है। तो इनके दोनों एंड्स नॉर्थ और साउथ पोल की तरह एक्ट करने लगते हैं चूंकि, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, ये सोलेनॉइड जो है वो आपका एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप फील्ड लाइंस वगैरह से भी ये चीज समझ सकते हो। जो बार मैग्नेट के थ्रू फील्ड लाइन जाती है वो ऐसे जाती है, देखो इस तरीके से घुस रही है, इस तरीके से घुस रही है, और फिर एक कंसंट्रेटेड सर्कल्स बना रही है बाहर पे। इसी तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से यहाँ पे लाइन घुस रही है। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में जो फील्ड लाइंस बनती है वो भी काफी सिमिलर रहती है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पर देखो छोटे छोटे इस तरीके से पोल्स डेवलप हो जाते हैं जिसकी वजह से एक इक्विवेलेंट, मतलब अगर मान लो मैंने कहा कि खुद सोच के देखो, खुद सोच के देखो कि एक लूप जैसे ले लो पूरा, ठीक है, तो एक लूप में ही दो पोल्स बन गए और ऐसे करके बहुत सारे लूप हो सकते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर तो छोटे 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 पोल्स डेवलप होते रहेंगे जिसको मिला के हम एक इक्विवेलेंट बार मैग्नेट इसको मानकर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये आपको इसलिए समझाया गया है क्योंकि कल को आपसे अगर पूछ लिया जाए कि एक सोलेनॉइड है इतने लेंथ का उतने लेंथ का और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको बताना है भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ जाए कल को कि कैसे बता सकते हो, आप उसको बार मैग्नेट मान लो, बार मैग्नेट में आपको बता ही दिए गए सारे फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा बाकी आ, ये वाली चीज मैंने आपको वैसे भी समझा दी थी, इसमें कोई इतना खास नहीं है। बाकी गॉस लॉ मैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा गॉस लॉ होता था वहां पर, वैसे ही गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी इसी प्रकार का होता है। ये क्या कहता है भैया, ये हमसे कहता है कि मैग्नेटिज्म में कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ओवर अ क्लोज्ड सरफेस अगर मैं बात करूंगा और इसका मैं सरफेस इंटीग्रल ले लूंगा तो वो क्या होगा, वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलो इस सारा का सारा डिस्कशन तो हो गया। अब जल्दी से बात करते हैं कुछ मटेरियल्स की। ठीक है, तो जैसे एक मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा चैप्टर में। ठीक है, तो एक मटेरियल होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या होता है, ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक की तरफ। ठीक है, तो मतलब होता क्या है इसमें, देखो समझो कि इसमें अभी कुछ मत समझना, आप खाली इतना समझो कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ। ठीक है, और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस वजह से ये बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ। और इसके साथ में होता क्या है कि ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रख दिया तो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब कर लेगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चली भी गई तो भी इसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड रह जाती है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाले हैं और खुद को अलाइन कर लेंगे, खुद को अलाइन कर लेंगे एकदम मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, और इसके साथ में ये वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड, ये मतलब आप समझो अगर मैं एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हूं तो मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड दिख गई तो मैं वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ भागूंगा और अपने अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड रख लूंगा, इतनी कि मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ भी हो गई फिर भी मेरे अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है। अब होती कैसे हैं सारी चीजें समझेंगे, पर उससे पहले समझो अभी मैं आपको नेचर समझा रहा हूँ। एक टाइप का मटेरियल आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, पर ये बहुत हल्का अट्रैक्ट होता है, बहुत थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, राइट, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग पार्ट की तरफ ही जाता है मैग्नेटिक फील्ड के, पर ये उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो पाता जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके उल्टा एकदम मटेरियल आता है डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है भाई, ये क्या होते हैं, ये मैग्नेट से रिपेल हो जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, और ये क्या है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड में आए ये रिपेल करने लगते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया एज कम्पेयर्ड टू दोनों मटेरियल जो हमने देखा था, पैरा और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अच्छा पैरा और फेरोमैग्नेटिक में अब कई सारे टर्म्स आते हैं, ससेप्टिबिलिटी या परमिएबिलिटी, 10 तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, वो समझ लेते हैं पहले। देखो होता क्या है, पहले मैं एक एक करके टर्म्स आपको सारे समझा दूंगा, उसके बाद हम थोड़े बड़े फॉर्मूले वो देख के और फिर ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मान लो एक मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करा गया, ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे मान लो मैंने एक मैग्नेट रखा और इससे मेरी कुछ फील्ड निकल रही थी। ठीक है, इससे मेरी कुछ फील्ड निकल रही थी, ये मैंने अपना मटेरियल रखा, इस मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, अब इसी यही फिनोमेना के ऊपर हमें बस काम करना है। तो द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन ए वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मतलब जो फील्ड मैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस कर रही है
उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो वर्ड्स पे कोशिश करना कि ज्यादा फोकस रखो। ये वो फील्ड है जो सामने वाले को मैग्नेटाइज कर रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, सोलेनोइड वाला फॉर्मूला होता है, कोई खास नहीं है, सोलेनोइड वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये वो फील्ड है जो सामने वाले को मैग्नेटाइज कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगली चीज आती है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज होती है, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बाहर की जो फील्ड लग रही थी, ठीक है, वो तो आई गई इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। होता क्या है समझना। देखो अभी जो बाहर से मैंने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई तो मैंने उसको नाम दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अब जो बाहर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई, एक मैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो उसके अंदर होता क्या है कि एक तो बाहर से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई उसकी वजह से इसमें भी कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाती है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि इस मटेरियल के अंदर खुद से भी कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बन जाता है। इसी को हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी खुद के अंदर भी कुछ फील्ड हो गई और बाहर की जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगी थी वो भी अपने अंदर आ गई। ठीक है, तो ये अपनी बाहर की मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, ये हमारे अंदर खुद से इंट्रोड्यूस हो गई। ठीक है, ये हमारे अंदर खुद से इंट्रोड्यूस हो गई और दोनों को मिलाकर ऐड कर लिया जाएगा तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा निकल कर आ जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अच्छा, तीसरा टर्म आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। यानी देखो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी है कि एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, ठीक है, वो उसकी क्या एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो सामने वाले को मैग्नेटाइज कर सकता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, जो फील्ड लगी हुई है मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल तो मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की प्रॉपर्टी है। राइट, ये बात तो समझ के चलना। इट्स मैग्नीट्यूड में बी डिफाइंड एज एम्पियर टर्न्स और ये इसका फॉर्मूला रहता है एन इंटू आई। और इसको हम लोग कैसे देते हैं, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट से, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट से इसको हम लोग इस तरीके से देते हैं। फॉर्मूला ध्यान रख लेना थोड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या चीज है भैया, इसको हम लोग आई से भी डोनेट करते हैं, इसको हम लोग आई से भी डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज है, द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी होता क्या है कि भाई देखो एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाई गई तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की एबिलिटी टू सामने वाले को मैग्नेटाइज करना वो क्या है, वो अभी पीछे पढ़ा था हमने, वो अभी पीछे पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है वो। ठीक है, और जो मटेरियल है, जब मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो उसके अंदर कितने मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुए पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपकी आई वेक्टर से भी दी जाती है। ठीक है, आई वेक्टर से भी दी जाती है। और एक ये फॉर्मूला होता है जहां पर ये देखो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ये आपका वो है क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है और ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हो। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लिया जाता है मतलब बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो एक बार देख लेना। राइट, इसके बाद आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखो बहुत ही प्यारी चीज है। क्या होता है भैया, देखो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने म्यू शायद पढ़ रखा है, म्यू नॉट के फॉर्म में पढ़ रखा है। राइट, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है कि एक पर्टिकुलर मीडियम में, अगर मैं किसी मीडियम में बात कर रहा हूँ, अगर मैं एयर में बात कर रहा हूँ तो म्यू नॉट है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर मीडियम में कितने आराम से फील्ड फैल जा रही है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है, कितने आराम से वो परमिट कर दे रहा है, परमिटिविटी जैसी चीज हो जाती है। राइट, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम कैसे देते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, तो जितना मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से, जितना ज्यादा बेहतर तरीके से मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जितना बेहतर तरीके से, जितनी अच्छी एबिलिटी होगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, ठीक है, उतना ही कम इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। राइट, सबको प्रैक्टिकल सेंस में समझोगे 2 मिनट में समझ आ जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे किसी मीडियम के अंदर ये बतानी है परमिएबिलिटी तो मैं रिलेटिव वाले से मल्टीप्लाई कर देता हूँ म्यू नॉट को, मेरे पास वो आ जाती है। अब बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की, ये सबसे प्यारी चीज है, ये समझना, ये सबसे प्यारी चीज है। ठीक है,
ये सबसे प्यारी चीज है, ये सबसे प्यारी चीज है, समझना। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो किसकी प्रॉपर्टी थी, वो ये प्रॉपर्टी थी मटेरियल की, ये प्रॉपर्टी मटेरियल की नहीं, सॉरी, ये प्रॉपर्टी थी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, यानी ये प्रॉपर्टी है बी नॉट की, यानी ये तो लगानी पड़ रही है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये प्रॉपर्टी है मटीरियल की, ये प्रॉपर्टी है मटीरियल की, ठीक है। यानी जो मटेरियल जो है आ, बहुत ही अच्छी तरीके से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, यानी बहुत अच्छी तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से डाइपोल्स को डेवलप कर लेगा, उसका ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आई की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, राइट। तो यही चीज हमको यहाँ पर ये चीज बताना चाह रही है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बाकी रिलेशन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यहाँ पर मैंने रिलेशन आपके सामने लिख रखा है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसको एक बार देखकर चले जाना, छोटी सी चीज है, ज्यादा कुछ टफ है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बाकी देखो, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर हर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट को गेन कर लेता है, जो कि प्रोपोर्शनल रहता है फील्ड के। और इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट गेन कर लेने के बाद, चूंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट, हर एक मटेरियल मैग्नेटिक मोमेंट गेन करता है, इस वजह से ही होता क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट गेन करने की वजह से उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। तो ये चीज कोई बहुत खास नहीं है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा, बाकी अच्छा, पैरामैग्नेटिज्म के अंदर कुछ चीजों के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। पैरामैग्नेट, अच्छा एक चीज और हमें डिस्कस कर लेते हैं, छोटी सी चीज। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, ये छोटी सी चीज है बेटा, समझ लेना। टेम्परेचर पर वो डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, बहुत छोटी सी चीज है। और आई थिंक पीपीटी हैंग कर गई यार, एक मिनट को, एक सेकंड बस। हाँ, यस। तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहता है, ये छोटी सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सैंपल होता है ये वीकर पार्ट्स ऑफ फील्ड में मूव करता है, और ये मैग्नेट से रिपेल होता है, ये बात आपको पता थी, ठीक है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं दो चीजों की और, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि देखो, इसके अंदर कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट एक्वायर कर लेते हैं जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे। और इसके अंदर नॉन कैंसिलेशन होता है दो इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि स्पेशल रीजन की वजह से। और एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप हटाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, राइट। जैसे अभी हमने देखा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम पढ़ रहे थे, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी पैरामैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है भाई, बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड अगर लगाई गई बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये बहुत अच्छी बहुत बढ़िया तरीके से मैग्नेटाइजेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फील्ड खुद को फील्ड के टर्म्स में अलाइन कर लेता है। बाकी देखो यार, ये एक डोमेन थ्योरी है जो फेरोमैग्नेटिज्म की आती है। ये क्या थ्योरी है भैया, समझो। इसके अंदर ना छोटे छोटे डोमेन्स लाया करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे डोमेन्स लाया करते हैं। अब ये जो छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं, ये खुद को एक दिशा में अलाइन कर लेते हैं, पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ये डोमेन्स पहले तो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। बट जैसे ही इसमें मैग्नेटाइजेशन लगाया जाता है, होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाउंड्रीज हो जाती है। मतलब when the external magnetic field B naught is weak, the domains aligned in the direction of B naught grow in size, while those oppositely aligned decreases in size as shown in figure। होता क्या है, देखो ये तो अनमैग्नेटाइज्ड सैंपल है, ठीक है। अब जैसे ही इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ, वैसे डोमेन्स जो होते हैं ना, जो जैसे मान लो मैंने कहा कि समझना, ये मान लो एक वीक बी नॉट लगाया गया, तो वीक बी नॉट में क्या होता है कि जो आपके डोमेन्स इस दिशा में अलाइंड थे वो ग्रो होने लगते हैं, और जो इसकी उल्टी दिशा में अलाइंड थे वो डोमेन्स छोटे, वो डोमेन्स क्या होते हैं, वो डोमेन्स क्या होते हैं, वो वीक होने लगते हैं। अब डोमेन्स है क्या, समझना। एक डोमेन का मतलब क्या है कि उसमें एक ही दिशा में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एक ही दिशा में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलाइंड है, राइट। अच्छा, अब एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बी नॉट लगा दिया, तो क्या होगा, सारे के सारे डोमेन्स जो है वो इसी दिशा में अलाइंड हो जाते हैं, और इसी की वजह से यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। और वही फिर अगेन मैं वही बता रहा हूँ चीज,
कि अगर मान लो स्ट्रॉन्ग बी नॉट यहाँ पर है तो ये एक मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करता है, ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन वाली चीज को रिटेन करता है, ठीक है, और अपने पे एक चीज बना के रख लेता है, मैग्नेटाइजेशन बना के रखता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हट जाएगी फिर भी रहेगा इस पर, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूरी लॉ की फटाफट से, ठीक है। तो क्यूरी लॉ, क्यूरी ने एक चीज बोली थी, क्या बोली थी भैया, इन्होंने बोला कि जो आपका ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल अभी हमने पढ़ा वो तो कहीं से कहीं तक डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर के ऊपर, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, ठीक है, उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से होता क्या है कि आप यार देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन m अगर एज अ फंक्शन ऑफ एच एस टू टी पे अगर डाला, एच अपॉन टी के फंक्शन के टर्म्स में अगर इसको डाला जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे धीरे 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 एच अपॉन टी की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट ऐसे आते आते एक सेचुरेशन की वैल्यू आ जाती है मैग्नेटाइजेशन की कि भैया इसके ऊपर तो एम, इसके ऊपर तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, इसके ऊपर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ सकता। यहाँ पर आप देख सकते हो कायम जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसमें जो कांस्टेंट लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसी थ्योरी में एक बात समझो होता क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड, अब देखो यहाँ पर अब हम डोमेन थ्योरी की तरफ मूव कर रहे हैं, देखो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल थी उसमें तो चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के, पर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें क्या चलता है, जब एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट बहुत स्ट्रांग होती है तो डोमेन जो है वो रोटेट करते हैं टिल मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाए बी नॉट की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि इनिशियली तो क्या होता है, इनिशियली तो क्या होता है कि डोमेन उल्टे सीधे लगे हुए हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, फिर जैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग बी नॉट लगा दिए गए तो सारे के सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, और सॉरी सॉरी सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन हो जाते हैं, राइट। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह एक्ट करने लगते हैं, यानी उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन थोड़ी वीक हो जाती है, राइट। जैसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, अगर एक टेम्परेचर ऐसा लिया जाए, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर उनकी थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन वीक होने लगे, उसको हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल में वो कन्वर्ट होने लगे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, और इस वजह से अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कायम की वैल्यू लिखेंगे यानी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू लिखेंगे तो वो दी जाती है इस तरीके से, जहां टीसी वो क्यूरी टेम्परेचर है। तो क्या कहा जाता है कि दिस इज द मॉडिफाइड क्यूरी लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि अभी जो हमने क्यूरी लॉ देखा था वो पैरामैग्नेटिक के लिए था, अब फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, इसको क्यूरी वीस लॉ कहते हैं, ठीक है, और क्यूरी वीस लॉ स्टेट करता है कि susceptibility of the ferromagnetic substance above its Curie temperature is inversely proportional to excess of the temperature above the Curie temperature, यानी इसके ऊपर जितना टेम्परेचर अभाव है, ठीक है, उसके अभाव जितने टेम्परेचर है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टीसी के अभाव ही तो हो गया ना इतना टेम्परेचर, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल कायम वर्क कर रहा होता है, राइट। तो ये चीजें हैं, ये थ्योरी के छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सारी की सारी चीजें आप कवर कर पाओ। अब एक एक करके जल्दी से प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के, खुद से पढ़ने वाली चीजें हैं बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है फीबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो हमको समझ आ गया कि मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेता है, इस वजह से क्या होता है, रिपेल कर जाता है, ठीक है। जब इसको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड में मूव करता है, टुवर्ड्स द वीकर पार्ट ही मूव करता है क्योंकि ये दूर भागना चाहता है भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इसके अलावा जब इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो पोल्स जो है वो इंड्यूस होंगे उसके ऊपर, और डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी इंड्यूसिंग फील्ड के, वो तो हमें समझ आती है। तो लाइंस ऑफ द फोर्स प्रेफर टू पास थ्रू द सराउंडिंग एयर देन टू पास थ्रू द मटेरियल इटसेल्फ, द लाइंस ऑफ द फोर्स गेट एक्सपेल्ड एंड एक्सपेल्ड, होता क्या है बेटा समझो, मान लो अगर इस तरीके से एक डायमैग्नेटिक मटेरियल रखा गया है, ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स कोशिश करेगी कि कुछ इस तरीके से निकल जाए, ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स कोशिश करेगी, जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो लाइंस ऑफ फोर्स कोशिश करेंगे कि भैया इस तरीके से चीजें निकल जाएं, हमें इनके बीच से पास ना होना पड़े, ठीक है, क्योंकि बीच से पास होने नहीं देना चाहते, ऑपोजिट पोल्स डेवलप कर लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फील्ड के डेवलप कर लेते हैं चीजें ये, ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूंगा, तो देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि as the diamagnetic substance develops a weak magnetization in the opposite direction of magnetizing field,
द ससेप्टिबिलिटी वैल्यू ऑफ डायमैग्नेटिक वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव। तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी वैल्यू है, ठीक है, वो स्मॉल और नेगेटिव होने वाली है। क्यों? खुद सोच के देखो ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच हुआ करता था, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, ये तो फील्ड की प्रॉपर्टी है, बट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल जितना बेहतर तरीके से चीजें रिटेन कर पाएगा, मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर पाएगा, उतना बेहतर होना चाहिए आई, और उतना बेहतर ससेप्टिबिलिटी होनी चाहिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर आप खुद सोचो ना, यहाँ पर आई की वैल्यू ही बहुत छोटी होगी और नेगेटिव होगी, तो इस वजह से क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती है, छोटी होती है और नेगेटिव रह जाती है, ठीक है। इसके साथ में रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू भी आप देखोगे, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, लेकिन लेस देन 1 होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 1 कायम से निकाली जाती है, ठीक है। पर ये चूंकि बहुत छोटी है और नेगेटिव में है, तो ये यार ये भी क्या होगा, 1 से तो नीचे ही आ जाएगा, 1 से ऊपर नहीं जाएगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव में भी और छोटी भी है, तो माइनस ही होने वाली है, राइट। मतलब ससेप्टिबिलिटी से याद रखो चीज, ससेप्टिबिलिटी से याद रखो, लॉजिक हमेशा याद रखो। एम जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एच जो है वो फील्ड की प्रॉपर्टी है। मटेरियल अगर अच्छा मैग्नेटाइज हो रहा है तो एम की वैल्यू ज्यादा होगी, मटेरियल अगर बेकार मैग्नेटाइज हो रहा है तो एम की वैल्यू कम और नेगेटिव में होगी, जैसे डायमैग्नेटिक की होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा तो वो एक ही टेम्परेचर इस तरीके शो करेगा, जो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, बाकी इनका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो भी बहुत लंबे समय तक लाया नहीं करता, मतलब ये तो अपने अंदर बिल्कुल भी रिटेन करते ही नहीं है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये फीबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, बाकी ये तो चीजें ठीक है। अ, इसके अंदर भी अगर मैं ससेप्टिबिलिटी की बात करूंगा, ठीक है, तो होता क्या है देखो, a paramagnetic material develops a small magnetization in the direction of the magnetizing field, so its susceptibility is small but positive values for aluminium chi m is equal to this, ठीक है। तो देखो ससेप्टिबिलिटी इसकी स्मॉल रहती है, ठीक है, पर पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं होती। और इनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन chi m, यानी 1 अपॉन ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या होती थी, अगेन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो इंटेंसिटी है उससे हमें मतलब नहीं है। चूंकि यहाँ पर फीबल मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, छोटी होगी वैल्यू बट पॉजिटिव होगी, तो इस वजह से क्या होगा, कायम की वैल्यू भी छोटी और पॉजिटिव आ जाती है, और ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 आ जाती है। पिछले वाले केस में म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 आई थी, क्यों? क्योंकि कायम की वैल्यू छोटी और नेगेटिव थी, बट यहाँ पे क्या है, छोटी और पॉजिटिव है, तो ये 1 से तो बड़ी ही आ जाएगी वैल्यू, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं भैया, देखो इसमें टेम्परेचर की, तो आपको पता लगा था कि कायम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है, ठीक है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। तो देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है भैया, ये जब एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप कर लेता है इन द अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो इसमें भी ससेप्टिबिलिटी की फटाफट से बात कर लेते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी की बात करेंगे तो ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर m का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, तो इसके अंदर जब m का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो इसकी भी क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होती है। लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज होने की वजह से इनका रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यूज भी क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है, ठीक है। बाकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है अकॉर्डिंग टू क्यूरी वीज लॉ, ठीक है। क्योंकि वीज ने ये चीज बताई थी कि भाई टीसी कैसा टेम्परेचर है, ठीक है, सॉरी वीज ने ये चीज बताई थी कि डोमेन्स किस तरीके से अलाइन करते हैं, और इस वजह से दोनों ने मिलकर एक लॉ दिया था जहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर प्रपोज करा गया था, जिसके ऊपर ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है, इसके ऊपर का जो टेम्परेचर है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ठीक है। चलो, सुनिए, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। देखो सिंपल सी बात है, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज कराई है, ये कराई है रिवाइज नहीं, सॉरी, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर करवाई है, मैं एक बार रिवाइज करवा भी देता हूँ, ठीक है। देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग जल्दी से करा देता हूँ। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या था, जो फील्ड लगाई जा रही है, जो फील्ड लगाई जा रही है एक्सटर्नल फील्ड एक तरीके से, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या था भैया, जो बॉडी है उसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग, खुद के मैग्नेटाइजेशन के चक्कर में कोई फील्ड आई, प्लस बाहर वाले मैग्नेटाइजिंग फील्ड के चक्कर में जो फील्ड आई थी,
ठीक है। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी थी, यानी बाहर वाली फील्ड की ताकत अंदर वाली फील्ड को मैग्नेटाइज करने की वो क्या है, वो एबिलिटी क्या है, वो हम एच से देते थे। ठीक है, उसका 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 फॉर्मूला क्या होता था, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितने डेवलप हुए एक आपका जो मटेरियल था उसके अंदर, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको एम वेक्टर से भी देते हैं, आई वेक्टर से भी देते हैं। ये क्या है, जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। साथ में मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती थी, वो हम बी अपॉन एच से देते थे, यानी कितने आराम से फील्ड जो है वो एक मटेरियल से पास हो सकती है, राइट। फिर रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती थी, वो हम लोग म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर लेंगे म्यू आर को, तो म्यू मीडियम हमको मिल जाता था। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती थी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी जिसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी जो अपने अंदर ज्यादा मैग्नेटाइजेशन रिटेन कर सकता है भैया, वो उसकी कायम की वैल्यू बड़ी होगी। तो डायमैग्नेटिक के अंदर भी वो अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल रिटेन नहीं करता है, उल्टा उल्टा मैग्नेटाइजेशन शो कर देता है। तो एम की वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव होती थी, क्योंकि एम की वैल्यू नेगेटिव है, तो छोटी और नेगेटिव होती थी। फिर पैरामैग्नेटिक के अंदर, क्योंकि वो फीबली अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड डेवलप करते हैं, तो एम की वैल्यू छोटी होती थी, पॉजिटिव होती थी। बट फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होती थी, छोटी बड़ी होती थी वैल्यूज और पॉजिटिव होती थी। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नेटिक परमिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर ये रिलेशन आता था, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस कायम। कायम के बेसिस पर हम यू आर के अंदर भी रिलेशन निकाल सकते हैं। इतनी ही चीजें हैं, बाकी 3 टाइप के मटेरियल होते थे, वो आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने हैं। सब कुछ यहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इन टर्म्स के अंदर ना कोई फील नहीं दिलाता, मैंने फील दिलाने की थोड़ी कोशिश करी है, क्योंकि मुझे पता है ना ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। चलो अच्छे से पढ़ाई करो, आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल, सकल जौहरी साइनिंग ऑफ।